भारत में राजनीति जब भी चुनावी माहौल से बाहर निकलकर राष्ट्र के मुद्दों तक पहुंचती है तो हमें एक ऐसा रूप दिखाई देता है जिसे हम केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही देख सकते हैं। ऐसा ही एक पल 2025 के मई महीने में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से समर्थन मांगा। हाँ, वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने पिछले एक दशक में विपक्ष को कठोर शब्दों में निशाना बनाया था। वही मोदी अब देश की सुरक्षा के लिए विपक्ष की मदद का आह्वान कर रहे थे। यह कदम निश्चित रूप से चौंकाने वाला था, क्योंकि मोदी की राजनीतिक शैली का मिजाज हमेशा से विरोधियों को परे रखना और खुद को राष्ट्र के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत करना रहा था। लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह से अलग थी। 2025 में पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद मोदी ने एक नई रणनीति अपनाई। वह विपक्ष के नेताओं के पास गए और एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि यह वक्त राजनीति से ऊपर उठकर देश की एकता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का है। हमारी यह कहानी उसी पल से शुरू होती है जब नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहायता की अपील की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे विपक्षी दलों ने मोदी की अपील का जवाब दिया और भारत के सामने आई इस कठिन घड़ी में राजनीति किस तरह से पीछे छूट गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आत्मघाती हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, लेकिन इस हमले ने पूरे भारत को युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के एक नए गुट TRF ने ली थी। हमला इतना घातक था कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। मोदी सरकार ने तत्काल भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने का आदेश दिया। वायुसेना ने पाकिस्तान के कई इलाकों में स्थित आतंकवादी शिविरों पर हमले किए। यह ऑपरेशन सिंदूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि हमलावरों ने जिन महिलाओं के पतियों को मार दिया था, उनकी मांग का सिंदूर खून से सना हुआ था। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों की निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाया, लेकिन भारतीय जनता की भावना अलग थी। लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर सबक सिखाया जाए। यह वही समय था जब पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब युद्ध ही समाधान है? जब पाकिस्तान की ओर से लगातार आक्रामक प्रतिक्रियाएं आ रही थीं, भारत में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को संभालने में असफल रही है, और ममता बनर्जी ने इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। इस सब के बीच नरेंद्र मोदी ने एक असामान्य कदम उठाया। 8 मई की सुबह को प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में न सिर्फ भाजपा के सहयोगी दलों बल्कि विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। मोदी ने कहा, हम इस समय राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक मजबूत और एकजुट संदेश भेजने की जरूरत है। यह वक्त है हम सभी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक साथ खड़े हों। यह बयान चौंकाने वाला था, क्योंकि मोदी हमेशा अपनी राजनीति में विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रहते थे, लेकिन इस बार उनका स्वर कुछ और था। उन्होंने विपक्ष से कहा, यह वक्त युद्ध का नहीं है, लेकिन अगर हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम तैयार हैं। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और शरद पवार जैसे नेताओं ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और सहयोग का आश्वासन दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मोदी के इस कदम ने विपक्ष को भी देश की सुरक्षा के लिए एकजुट कर दिया था। राहुल गांधी, जो आमतौर पर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर रहते हैं, इस बार कुछ अलग नजर आए। उन्होंने कहा, हम इस संकट के समय में सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि यह युद्ध नहीं बल्कि एक निर्णायक आतंकवाद विरोधी नीति हो। राहुल गांधी ने 3 प्रमुख शर्तें रखीं। सेना की कार्रवाई को लेकर संसद में नियमित ब्रीफिंग हो। पाकिस्तान से बातचीत का विकल्प हमेशा खुला रहे। भारत की सेना को समर्थन देने के साथ साथ हम चाहते हैं कि सरकार देश की जनता को इस कार्रवाई के उद्देश्य और परिणाम के बारे में सही जानकारी दे। राहुल गांधी के इस बयान से यह स्पष्ट था कि वह मोदी के साथ खड़े थे, लेकिन उन्हें सरकार से कुछ निश्चित और पारदर्शी कदमों की उम्मीद थी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी सहयोग की पेशकश की।
उन्होंने कहा, हम इस समय मोदी सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि यह समय देश के लिए संघर्ष करने का है। हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक विवाद से ऊपर उठकर पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार मोदी को विपक्ष से वह समर्थन मिल गया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने इस अवसर पर विपक्ष को धन्यवाद किया और भरोसा दिलाया कि उनकी शर्तों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हालांकि विपक्ष का समर्थन मिलने के बाद मोदी सरकार ने अपनी स्थिति को मजबूत किया, लेकिन भाजपा के अंदर यह कदम सहज नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता थे जो मोदी की इस सर्वदलीय अपील से असहमत थे। भाजपा के भीतर इस कदम को लेकर गहरे सवाल उठने लगे कि क्या यह मोदी का राजनीतिक संकट था जो उन्होंने विपक्ष से समर्थन मांगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस मामले में अपनी राय दी। उन्होंने कहा, देश की रक्षा के लिए जरूरी है कि नीति और नियत दोनों में स्पष्टता हो और इस समय विपक्ष को साथ लेकर चलना दूरदर्शिता होगी। हालांकि आरएसएस के इस बयान से भाजपा के भीतर हलचल मच गई। पार्टी के एक वर्ग ने यह सवाल उठाया, क्या मोदी कमजोर हो गए हैं? वहीं दूसरी ओर आरएसएस और भाजपा के नेताओं के बीच लगातार ये बहस चल रही थी कि भाजपा अध्यक्ष पद पर किसे बैठाया जाए। मोदी चाहते थे कि एक रणनीतिकार को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि संघ चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति इस पद पर रहे जो पार्टी के वैचारिक लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। यह अंतर पार्टी के भीतर गहरे मतभेद पैदा कर रहा था और यह सवाल उठने लगे कि क्या मोदी अब सिर्फ एक काबिल नेता नहीं बल्कि मजबूरी का शिकार हो गए थे। यह कहानी इस बात की गवाही देती है कि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात होती है तब राजनीतिक विभाजन को भूलकर एक साथ खड़ा होना जरूरी है। मोदी का विपक्ष से समर्थन मांगना इस ओर इशारा करता है कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक युद्ध की तैयारी है जिसमें भारत की एकजुटता और संकल्प ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशो। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर आतंक के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया है। यह ऑपरेशन न केवल सैन्य रणनीति का बेहतरीन उदाहरण है बल्कि भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो हमला किया गया है ये ऑपरेशन तक ही सीमित रहेगा या आगे बढ़ेगा। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट महेश गुप्ता जी। नमस्ते महेश सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल यही है कि क्या ये जो हमला हुआ है ये आगे बढ़ेगा या यहीं तक सीमित रह जाएगा? देखिए, इसको आगे बढ़ाने की तो बहुत जरूरत है क्योंकि अभी जो 9 कैंप टारगेट किए गए हैं तो 9 कैंप से टारगेट किए गए हैं जहाँ पे हम बोलेंगे कि वहाँ पे पैदे होते हैं और वहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है। जो इनके आका हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, आका वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके अलावा कुछ और कैंप भी हैं जहाँ पर कार्रवाई होती है, वहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ बदले की कार्रवाई अवश्य होगी क्योंकि वहाँ की जनता जो है वो सेना के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर देगी, वहाँ की सरकार के खिलाफ नारे शुरू कर देगी। अब हम लोगों ने तो सैल्यूट है हमारी सेना को हमारी तरफ से, लेकिन हमारी सेना ने तो जो टारगेट किया वो सिर्फ आतंकी कैंप थे। कोई वहां सेना को नहीं किया, वहां सिविलियंस को नहीं किया। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है बदले की तो हमारे यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, किसको निशाना बनाएगा? हमारे यहाँ तो कोई आतंकी कैंप है नहीं किसी भी मंदिर के अंदर या किसी भी गुरुद्वारे। लेकिन सर पाकिस्तान का कहना है कि जो हमला हुआ है वो सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया गया है और मस्जिदों पर हमला हुआ है। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है हम उसको नहीं कह सकते क्योंकि हर तरफ का देश अपना पक्ष रखता है और अपने पक्ष को जो है वो कई बार सही तरीके से भी नहीं रखता है और मीडिया पे भी अंकुश रहता है कि वो बातों को उस जो बताया जाता है उससे आगे बढ़कर कुछ बोल सके, अदरवाइज फिर वो देशद्रोही घोषित हो जाते हैं। तो ये मीडिया की भी एक दिक्कत रहती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भारत ने कहा हमने ये किया, हमने सल्यूट किया, हमें पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरे नेता सभी लोग भारत के साथ हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान का भी इसमें रिएक्शन आएगा। पाकिस्तान ने भी कहा ये बातें कि भाई वहाँ पे हमारे जो सिविलियंस भी मारे गए हैं, महिला मारी गई हैं, बच्ची मारी गई है, बच्चा है वो भी मारा गया है। तो ये बात उनकी तरफ से आ रही है
और अगर ये बात वो नहीं बोलेंगे तो वो आगे विश्व में जो है यूएन में या और जो भी देश है वहां पर जाके अपना पक्ष क्या रखेंगे, वो तो यही रखेंगे ना कि जो भारत ने किया वो गलत किया। अगर कोई बोलेगा कि भारत ने सैनिक जो आपके जो वहां पे सैन्य को नहीं छेड़ा, सिविलियंस को नहीं छेड़ा, तो वो बताएंगे नहीं साहब देखिए ऐसा हुआ है। वो बकायदा अपने जो हॉस्पिटल में हैं, जो उनके एडमिट हैं, उनके विजुअल्स रखेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग रखेंगे, बकायदा उनकी बाइट भी रखेंगे, और बकायदा वो उनको हो सकता है मुआवजा भी दें, ताकि एक रिकॉर्ड चलेगा कि हाँ साहब देखिए ऐसे ऐसे घायल हुए थे, हमने ये किया। ये सब चीजें हैं। तो वो इस चीज को जब विश्व में अन्य देशों के सामने रखेंगे, यूएन के सामने रखेंगे, तो यही दलील लेंगे कि भारत ने जो किया है वो हमारे साथ गलत किया है। भारत के कह रहे कि नहीं सिर्फ आतंकी ठिकानों को हमला किया गया, नहीं, ये ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है। तो इसमें तो दिक्कत आएगी आएगी। जी, तो जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि उन्होंने 3 से 4 भारत के फाइटर जेट गिरा दिए और भारत कुछ और कह रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जबकि भारत कहता है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब आप ही बताइए पूरे मामले में कितनी सच्चाई, थोड़ी सी और एक्सप्लेन करके बताएं हमारे दर्शकों को इस बारे में। देखिए जो कल की कार्रवाई है वो 1:05 से लेके 1:30 में तक हुई है, यानी कि इस रात को 25 मिनट में ऑपरेशन हुआ है, जिसमें सभी मिसाइल्स जो है वो सब टारगेट पे लगी। तो ये ऑपरेशन को सक्सेस बताया जा रहा है। इसके अंदर कहीं पर भी जो सीमा पार जाकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसे पहले पिछली बार एक बार हुआ था, एक हमारा जो है जेट वहां चला गया था, फिर हमारा जो पायलट है गिरफ्तार हुआ था, फिर 2-4 दिन बाद ही उनको रिलीज कराया गया था। तो लेकिन इस बार वो नौबत नहीं आई। जो भी कुछ हुआ है भारत ने अपनी सीमा के अंदर रहकर किया है। इवन अगर आप देखेंगे कि जो इनके 9 कैंप है, 9 कैंपों के अंदर जो बहालपुर वाला है 100 किलोमीटर दूर है, जो जैश का मुख्यालय है मरकज, सुभान अल्लाह। तो 100 किलोमीटर दूर भी यही भारत के अंदर से बैठ के मिसाइल दागी गई है। लेकिन अब सवाल ये ना कि हम तो सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात ही कर सकते हैं, हमारे पास तो कोई साधन है नहीं कि हम उनकी बात माने या उनकी बात को पुख्ता करें, और हमें उनकी बात को पुख्ता करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात को तो पुख्ता वो करेंगे, हमें क्या जरूरत है? अगर कहीं कुछ भूल चूक है जो कि हम ये कहेंगे 100% नहीं है, उस चूक को वो साबित करेंगे ना। हमारे लिए तो वो एक्यूज है। हम कोर्ट के अंदर जैसे अगर हम लीगल जब इस तरीके की जब युद्ध की शुरुआत होती है, जैसे कि हम लोगों ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पे हमला किया है, तो आने वाला रिएक्शन उनका कैसा होगा? किस तरीके से हमले उनके किए जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से? देखिए रोमा जी, इसके अंदर ये कि पाकिस्तान खुलकर एकदम से कुछ करेगा उसकी संभावना कम है। वो लो कॉस्ट जिसको कहते हैं उस पर फिर दोबारा से जा सकता है कि उनके पास आतंकवादी हैं जो मरने के लिए तैयार रहते हैं। उनका टारगेट इसलिए ये होता है कि हम आए, देश में घुसे भारत के अंदर, हम वो अपनी मौत को निश्चित लेकर आते हैं साथ में। बाकी उनका अलग से दूसरा होता है कि सामने से कितने सैनिकों के साथ हम उनको शहीद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो तो खुद मरने के लिए आते हैं, वो तो उनका आत्मा खाती है। और ये बहुत लो कॉस्ट है, और इस बात पे कहीं कोई चर्चा भी नहीं करता है कि कितने आतंकवादी आए कितने नहीं आए। तो ये आए दिन की बातें हो गई हैं। तो लेकिन ये खुलकर अटैक करना वो थोड़ा दिक्कत करेगा पाकिस्तान के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि ये भी है कि जो सिंधु जल संधि है उसके ऊपर भारत ने कहा कि हम पानी को रोकेंगे, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम डैम है, हम डैम पर टारगेट करेंगे। तो हो सकता है वो, क्योंकि उसने पहले बोला इस बात को, और बोलेगा कि भारत ने देखिए गलत किया है, तो हो सकता है वो डैम के आसपास कुछ हरकत करे। लेकिन ओपनली हरकत करने की संभावना थोड़ी कम है। जी ठीक। तो सर, एक जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बयान आ रहा है, उसने इस पूरे हादसे को शेमफुल कहा है। उसने कहा है कि इस तरीके के युद्ध नहीं होने चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, अमेरिका का जो स्टैंड है वो भारत के साथ बिल्कुल खुलकर नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा समर्थन है, हमारा सहयोग है, सहयोग और समर्थन में फर्क होता है। उस बात भी दोनों देशों की करते हैं। तो अमेरिका से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद रखना वो ठीक नहीं होगा। बेशक से चाहे हमारे देश की तरफ से, नेताओं की तरफ से कुछ भी बयान आए, लेकिन वो जो बयान है पूरी तरह से हम उनको सत्य नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें राजनीति भी छिपी है, ये जो की सच्चाई है। और राजनीति, अगर राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसका तो काम ही राजनीति करना है। उस राजनीति में वो कितना जनता के सामने गलत तथ्य रख सकता है। गलत तथ्यों के रखने के बाद भी अगर उसे पता है कि मुझे इस बात का लाभ मिलेगा, मेरी पार्टी को लाभ मिलेगा, तो करेगा।
लेकिन अगर हम वैसे लीगली वैसे बात करते हैं दो देशों के बीच की, तो अमेरिका से कोई बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जो रात को किया वो कर लिया अपनी तरफ से। अब पाकिस्तान बताएगा कि हमारे साथ क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ। वो आतंकी हमले जो है बताएगा, आतंकी कैंप, उन कैंपों को भी कोशिश करेगा कि कहेगा नहीं यहाँ पे कैंप नहीं थे, मस्जिद थी और हमारे लिए धर्म को एक टारगेट किया गया। वो कहेगा ये भारत साबित करे कि यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग की जा रही थी। भारत जो है कोई वीडियो दिखाए जिसमें साबित हो कि वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। भारत ने कोई आतंकवादी पकड़ा हो, जिसने कोई बयान दिया हो कि जिसमें बोले कि हाँ सब मैं फलां जगह से आया था, वहां मुझे ट्रेनिंग दी। जैसे कि अभी आखिरी हमला भी जो हुआ है पहलगांव में, उसमें भी कोई आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जब आतंकवादी कोई गिरफ्तार होता है तो उसकी पुष्टि होती है, उसका नाम क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, एलियस उर्फ क्या क्या उसके नाम है। उसके अंदर फिर ये भी आता है उसकी नागरिकता कहाँ की है। अगर किसी की नागरिकता भारत की ही निकलती है तो फिर एक आ जाता है उसको बाहर ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन अगर किसी की नागरिकता पाकिस्तान की निकलती है तो एक हमारे पास एक ये सबूत हो जाता है कि साहब ये देखिए पाकिस्तान का ये निवासी है और वहां से आकर इसने किया। लेकिन ऐसे तो अभी हालात है नहीं, कोई उसमें आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है। तो उसके अंदर भी अभी एक तरफा जो बातें हैं वो हमारी चल रही हैं। अब जो वो भी अपना पक्ष रखेगा कि साहब देखिए कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया और किस आधार पर हमारा नाम ले रहे हैं, और आतंकवादी हमले वहां पे तो हर रोज हो रहे हैं, हर दूसरे दिन होते हैं। 2 आतंकवादी आए, 4 आतंकवादी आए, बल्कि आतंकवादी मारे भी गए हैं। तब कभी भारत के पास कोई सबूत नहीं आया हमारे खिलाफ। और अगर वो बोलेंगे भारत के पास सबूत आया था तो भारत ने उस टाइम उसको उजागर क्यों नहीं किया? उजागर करने के साथ साथ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? कोई विश्व में जाके देशों के सामने कोई मांग क्यों नहीं उठाई? तो ऐसा तो नहीं हुआ। हम भी देखते हैं कि हमारे जो है सैनिक, बड़े पद के लोग भी हैं जो शहीद हुए, बड़ा दुख हुआ। कई बार तो चर्चा तक भी नहीं होती थी और हमारे नेता जो है अपने समारोह में अपना व्यस्त रहते थे। विपक्ष बात को उठाता था कि देखिए हमारे जो है सैन्य के जो बड़े अधिकारी हैं वो तक शहीद हुए हैं, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी जा रही, उनका कोई नाम नहीं लिया जा रहा। ऐसी बातें भी सामने आती हैं। लेकिन इस बार ही जो है ये ऐसा हुआ है कि भाई आतंकी हमला को नाम लेकर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया गया है। 100 किलोमीटर दूर तक मिसाइल मारी गई है, लेकिन सभी भारत ने अपने सीमा में रह के किया है। अब उनका पक्ष अब आना शुरू होगा। उनके बहुत सारे चैनल हमारे यहाँ पे ब्लैकआउट किए हुए हैं, उनका पक्ष आना शुरू होगा। हमारे यहाँ पे कई यूट्यूब चैनल हैं, उस पर आ भी रही है। उनके जो बयान है वहाँ के उनके बड़े सैनिक अफसर है, उनका सैन्य है, उनका बयान चल रहा है बकायदा, जो दिखा रहे हैं इस बात को। सर अगर हम पहलगाम की बात करें तो जो जिन लोगों ने हमला किया था वो लोग अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि वो लोग आते हैं, उनके पास पूरा समय था, समय में बकायदा ये भी कहा गया कि उन्होंने नाम पूछ कर बकायदा किया। आतंकवादी तुरंत गोली चलाता है, और अगर आप वहां पे बोलेंगे नाम पूछ कर किया गया तो एक बड़ी और अजीब सी बात हो जाती है कि आप देखिएगा ना कि अगर कहीं पर भी 100 पर्यटक हैं कश्मीर के अंदर, तो 100 पर्यटक में मैं कहूंगा कि 99.9% हिंदू होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो पारसी हो। मुस्लिम्स तो है 100 में एक आधा कभी कभार शायद निकले, तो हमें तो 100 से हमारे को गिनती ऊपर 1000 पे चली जानी चाहिए या 10,000 पे चली जानी चाहिए, जहाँ पे हम कहेंगे कि मुस्लिम तो होता नहीं है। तो ऐसे में पूछना, अब उन्होंने पूछा वहां पे कोई भी एक मुस्लिम निकला कोई टूरिस्ट नहीं था ना, तो पूछने की क्या सेंस है? भगवान जी ने पूछा नहीं पूछा, क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद उनके पास पूरा समय था, उन्होंने बकायदा नाम पूछकर हत्याएं की वहां पे। उसके बाद वो वहां से चले गए। आप भारत का जो सेना तुरंत खोज में लग गई, हेलीकॉप्टर तुरंत खोज में लग गए, कश्मीर के अंदर तुरंत जो भी आतंकवादियों के नाम पर वहां पे लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके पास असला दिखाया गया। किसी के पास एक पिस्तौल है तो किसी के पास एक हथगोला है मिल रहा है, और इस तरीके से जो वहां पे धरपकड़ हो रही है। तो लेकिन इसके अंदर सवाल सबसे उठता है कि 5 आतंकवादी आए और 5 आतंकवादी चले गए, तो ये हमारे जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसकी भी खामी है, उसका भी फेलियर है, उसका फेलियर तो है ही है। और दूसरी बात ये कि वहां पर पहलगांव में जैसे कि खबर भी सामने आई है कि पहलगांव के अंदर अटैक की वो थी संभावना। जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, ये डीजीपी रैंक तक के अधिकारी ने वहां पे कैंप भी लगाया था, पर उनको ये था कि शायद ये हमला वगैरह कुछ होगा तो होटलों में होगा, वहां नहीं होगा। लेकिन आप सोचिए जहाँ पे हजारों टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पे आपने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? और व्यवस्था तो वैसे ही होती है जी, वैसे भी की जाती है, क्योंकि शांति प्रिय जगह तो है नहीं, संवेदनशील जगह है। अब क्या से इंतजार करेंगे कि जब हमला होगा तब हम उसका संवेदनशील जगह घोषित करें? अरे भाई कश्मीर है, कश्मीर में पहलगाम है, जहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, आप देखिए ना आप उनको।
अगर वो बोलते हैं कि ये आतंकवादी जो है वो टूरिस्ट पे हमला नहीं करते क्योंकि कश्मीर का जो है अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, वहां का रोजगार प्रभावित हो जाएगा, उनका टूरिज्म खत्म हो जाएगा, तो फिर जब आपके पास इनपुट था और आपके पास फिर ये आपको ये लगा कि शायद वो कहीं होटल वगैरह में आकर आतंकवादी घटना करेंगे, तो क्या वहां पे टूरिज्म प्रभावित नहीं होता? तो ये कह लेना कि वो हमला नहीं करेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं था। ये तो आपको खुद देखना चाहिए कि जब वो टूरिस्ट पर होटल में हमला कर सकते हैं, जिसको आप इनपुट अपनी सक्सेस इनपुट समझ रहे थे, और उस हिसाब से आपने डेरा भी डाला था, कुछ आपने सिक्योरिटी भी बढ़ाई थी, लेकिन जहाँ पे हजारों टूरिस्ट आ रहे हैं, खुली जगह जहाँ सामने जंगल है, वहां से आए और चले जाएं, वहां आपने कुछ नहीं किया, क्यों? तो ये तो 200% इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पुलिस उनको रिपोर्ट नहीं करती, रिपोर्ट तो केंद्र सरकार को करती है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। उसके अलावा जो अर्धसैनिक बल है, सैनिक बल है, वो भी केंद्र सरकार को करती है। उसके बावजूद वहां के मुख्यमंत्री ने, उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा के अंदर माफी मांगी, खेद जताया, उन्होंने कहा कि हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है कि हम अपने मेहमानों को नहीं बचा सके। इससे ज्यादा तो उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, क्या कर सकते हैं वो। लेकिन इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। और सवाल अब वापस हम इस पर आ जाते हैं कि कल जो रात को ये स्ट्राइक हुआ है हमारी तरफ से, उसके अंदर समस्या निपट गई है, आप ये सोच के ना चलिएगा। सर, ये जो स्ट्राइक हुआ है, अब जैसे कह सकते हैं कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में नागरिकों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? आने वाले समय के लिए क्या तैयारी कर लेनी चाहिए? देखिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि युद्ध की तैयारी है, क्योंकि उससे तो एक जनता के बीच में डर फैलेगा और घबराहट फैल जाएगी अननेसेसरी, वो हर चीज में उसका असर पड़ेगा। जैसे मैं ही बताऊं तो विदेश में है कोई, उन्होंने मेरे से हालचाल पूछा और मेरे को तो नहीं बोला, तो मिसिज को बोला, बिटिया को बोला कि हमारे यहाँ आ जाओ। मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं ऋषिकेश से भी बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी हमारी अब काफी प्रॉपर्टी है, खासकर पहाड़ तो बिल्कुल सुनसान है। और कभी कोई युद्ध होता है, टारगेट होता है, पब्लिक प्लेस पे भी आएंगे तो उस जगह पे करेंगे जहाँ पे ज्यादा पब्लिक है। पहाड़ पे एक बम मारेंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, दूर दूर तक एक दो घर मिलेंगे। तो मेरे सर वहां भी मैसेज आ रहे हैं कि महेश जी सब ठीक है, इधर आ जाइएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा सबके साथ हम सब खड़े हैं, और ऐसा नहीं होता है कि हम कहीं किसी जगह को छोड़ के चले जाएं। लेकिन अभी से अगर हम युद्ध को दिमाग में रखेंगे, हमें तो ये सोच के रख के चलना है कि पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की औकात नहीं है वो युद्ध करे। और अगर वो युद्ध करेगा, हमारी सेना वाकई में, मैं दिल से कह रहा हूं इस बात को, बहुत सक्षम है, बहुत सक्षम है कि किसी जनता पे आंच नहीं आने देगी हमारी सेना। ठीक है सर, ये जो स्ट्राइक की गई है, इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। आखिर सिंदूर का नाम क्यों दिया गया है? इसके पीछे क्या खास वजह रही है? देखिए, सिंदूर का नाम के पीछे कहा जा रहा है कि मोदी जी ने खुद नाम दिया है और खुद नाम रखा है। अब उन्होंने रखा, चाहे उनके जो सलाहकार उन्होंने बताया, उन्होंने उसको ओके किया। ये एक नाम जो है एक भावना से जुड़ा हुआ है वाकई में, क्योंकि अब हाल ही में जो घटना हुई पहलगांव के अंदर, वहां सिंदूर उजाड़ा गया, महिलाओं को दिखाया कि नहीं, आप महिला हैं, आप कमजोर हैं, आप पत्नी हैं या आप बहन हैं या आप माँ हैं या आप बेटी हैं, और आप कमजोर हैं, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं और हम आपको जो है आदमी को मार रहे हैं। तो जिसका भी सिंदूर उजड़ा, वो बिल्कुल घर, मैं सच बता रहा हूँ, चाहे पैसे वाले हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे मिडिल क्लास है, घर बर्बाद हो जाता है। और मिडिल क्लास और गरीब इंसान तो है बिल्कुल फाइनेंशियली बिल्कुल टूट जाता है। बच्चों की स्कूल की स्थिति एकदम से खराब हो जाती है, पढ़ाई लिखाई तक खराब हो जाती है, एक मौत नहीं होती है घर में, घर वाकई में बर्बाद हो जाता है पूरा। तो ये है कि सिंदूर उजड़ा, और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ये कहीं ना कहीं वाकई में भावनाओं को जोड़ता है। हम बोले क्या हाल है, सब ठीक, हम क्या ले, हम रात बहन के पास जा रहे हैं, रक्षाबंधन है, तो एक अलग फर्क हो गया इस बात का, है कि नहीं है? तो ऐसे जो सिंदूर नाम दिया गया है, हमारी जो महिलाओं की भावनाओं को जोड़ा गया है, उसके अंदर बताया गया कि हमने आपके सिंदूर जो उजाड़ा गया है, हमने उसका बदला दिया। नंबर 1। नंबर 2, आप देखेंगे कि जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सेना की तरफ से, उसमें भी 2 महिला, एक जो हमारे सचिव हैं, विदेश सचिव, वो थे, सीनियर है, वो सबसे पहले बोलेंगे। उसके बाद 2 सैन्य अधिकारी जो लाई गई है, दोनों महिला, और उन 2 महिलाओं में भी एक महिला जो है वो मुस्लिम है। तो हमारे तो एक मैसेज दिया गया कि हमारे यहाँ महिला कोई कमजोर नहीं है। नंबर 2, किसी भी जाति की हो, किसी भी समुदाय की हो, हमारी सेना, हमारा देश एक है। तो एक ये मैसेज दिया गया। मैं वापस आता हूँ जो आपने बोला सिंदूर वाला इशू, कि सिंदूर बड़ा एक भावनात्मक वो दिया गया है, और इसके अंदर उनका साफ कहना है कि रात को 25 मिनट के अंदर जो हमारा टारगेट था, हमारा ऑपरेशन था, पूरा हुआ। टारगेट पे ही हमने मिसाइल दागी और हमने 9 कैंप इनके उड़ा दिए। हमारा सिंदूर ऑपरेशन सक्सेस हुआ, मींस
कि अगर कहीं हमारे भारतीय का सिंदूर तो सिर्फ महिला के उसमें मांग में लगता है, तो कहने का मतलब अगर हम खाते खोलेंगे तो महिला की बात आ जाएगी कि अगर कहीं हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिंदूर को छुआ गया, सिंदूर उजाड़ा गया, उजाड़ने की कोशिश की गई, तो हम किसी भी सीमा तक जाकर अपना हिसाब चुकता करेंगे। लेकिन सवाल फिर घूम कर आ जाता है कि आगे क्या होगा। आगे में तो देखिए अभी वेट करना पड़ेगा आपको, और आगे का कुछ नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। आगे बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। आगे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। अगर हम हमेशा देखिए, मैं एक सच बात बता रहा हूँ आपको, मीडिया है, गोदी मीडिया कह लीजिए, चाहे कोई भी मीडिया कह लीजिए, ये किसी देश में होता है कि अब जितने हथियार हैं पहले से दिखाना शुरू कर देते हैं। किस हथियार की कितनी क्षमता है वो भी हम दिखाना शुरू कर देते हैं, किलोमीटर के हिसाब से, कितना टारगेट है उसके हिसाब से। फिर हम ये भी दिखाना शुरू कर देते हैं हमारे पास कितनी सेना है, किस सेना में कितने कर्मचारी हैं, कितने हमारे पास पोत हैं, कितने हमारे पास हवाई जहाज हैं, हमने क्या नया खरीद लिया है, वो भी हम खुल के बता रहे हैं। अरे भाई, कभी असले के बारे में बताया जाता है क्या? आप एक, मुझे कॉलेज के टाइम की बात याद है, मेरे पास लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, कॉलेज में मैंने बनवाई थी। तो हमारे पड़ोस में मेजर साहब रहते थे, जो उनको मैं आज तक नहीं भूला। तो उन्होंने मेरे को दिखाया, मुझसे पूछा क्या ही, मैंने जोश था, खुश था, नए नए कॉलेज में आया, ये लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बन गया। मैंने उनको तुरंत दिखाया। कहते हैं महेश, मैंने तुम्हें दिखाया, लेकिन कभी भी असला जो है वो किसी को नहीं बताया जाता है, ना ही दिखाया जाता है। वो सीख मुझे आज तक याद है उनकी, क्योंकि वो फौजी थे। आप अपनी हर चीज पहले से दिखाना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजों से फायदा नहीं है, नुकसान है। बिल्कुल सही चीज, बिल्कुल सही बात की सर ने आपने। ये चीजें दिखाई नहीं जाती, ये सीक्रेट चीज होती है, हमारी देश की सेफ्टी की चीजें होती हैं, ये ओपन में ऐसे नहीं दिखाई जाती। फिलहाल जो इस समय देश के जो हालात बन रहे हैं, इसको लेकर आज आपसे पहली बार चर्चा हुई। आगे भी चर्चा जारी रहेगी अगले एपिसोड में। फिलहाल आज के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।